हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th के लिए चैप्टर 5 बुक 1 से खनिज एवं शैल, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं हम चैप्टर को। कहता पृथ्वी की संरचना है, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या क्या उसकी परतें होती हैं, कौन कौन से परतों में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, वो हम आप पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पहले उस चैप्टर को पढ़ें, तभी ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कहता पृथ्वी की विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। पृथ्वी हमारी जो है, पृथ्वी की परतें हैं, विभिन्न तत्वों से बनी हुई हैं। इसकी बाहरी परत पर यह ठोस रूप में पाई जाती है, जबकि आंतरिक परत पर यही तत्व नर्म तथा बिगड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। अब कहता पृथ्वी की जो संपूर्ण प्रॉपर्टी क्या होती थी, 0 से 30 किलोमीटर तक का जो परत होता है उसे पृथ्वी की प्रॉपर्टी बोला जाता है। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग मुख्य तत्व, अब तत्व देखो ध्यान से कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है। जबकि 2% भाग जो बच गया है, पृथ्वी का 2% भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से बना है। तो ये वाले 2 पॉइंट तो आप रट लो, ये आपको याद रखने हैं। कहता भूप्रपटी पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं वो अलग अलग नहीं मिलते हैं, ठीक है, बल्कि देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो अलग अलग नहीं मिलते बल्कि वह सामान्यता यह दूसरे तत्वों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिन्हें खनिजों का नाम दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग नहीं पाए जाते, ये आपस में मिलकर भिन्न भिन्न तत्वों का निर्माण करते हैं और उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। अब देखो खनिज के बारे में बताया गया कि इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक यानी नेचुरल कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है, ये साइंस की लैंग्वेज आ गई है इसमें, जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुओं से बना होता है कोई भी खनिज संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन केमिकल कॉम्बिनेशन भी होता है उसके अंदर, तथा भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस जैसा वो बाहर से दिखता है होते हैं। खनिज का निर्माण, अब यहाँ से पॉइंट देखो, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक तत्व वाले खनिज नहीं होते, वो भी होते हैं जैसे, लेकिन कभी कभार सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण यानी सोना, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। इनमें सिर्फ एक ही तत्व होता है। स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या हमारे पास क्या है, बहुत कम है, लेकिन आपस में उनके संयोजन, वो जो तत्व हैं, तत्व तो बहुत कम है लेकिन आपस में एक दूसरे से मिलकर वो बहुत सारे खनिज बना देते हैं। आपस में उनके संयोजन के विभिन्न तरीकों के कारण खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूप्रपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है और उनको नाम भी दिया जा चुका है। तो ये MCQ बनता है कि कितने प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है, कम से कम 2000 प्रकार के हैं। उपलब्ध इन सभी पदार्थों को 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखने वाला। तो कितने खनिज समूह हैं हमारे पास, 6, उनसे संबंधित किया गया है, जिनको शैलों के निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। आगे बोलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ज्वालामुखी वाले में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा पाया जाता है। जो ये मैग्मा है यही सभी खनिजों का मूल स्रोत है, यानी जितने भी खनिज हैं सब इस मैग्मा के कारण ही बनते हैं। जब यह मैग्मा ठंडा होता है तो इससे खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। जरूरी नहीं कि मैग्मा बाहर आकर ही ठंडा हो, कई बार मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है तो अंदर ही अंदर वो ठंडा हो जाता है, तो वहाँ खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। और इस प्रक्रिया में जैसे जैसा मैग्मा ठंडे होकर ठोस सेल बनता है, सेल नहीं है सेल है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। ये सब खनिजों के बारे में है। अब ये कहता है भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी गई। देखो भौतिक विशेषताओं के आधार पर क्या है, क्रिस्टल का बाहरी रूप, यानी जो कोई खनिज होते हैं क्रिस्टल रूप में, उनका बाहरी रूप कैसा होता है, कैसी आकार होते हैं। ये घनाकार हो सकता है, अष्टभुजाकार हो सकता है, षटभुजाकार हो सकता है, प्रिज्म के आकार का हो सकता है। वो इनके अणुओं की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके ऊपर निर्भर
होता है। विदलन, विदलन यानी क्लीवेज, जब वो टूटता है ना, जब वो टूटता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो समतल टूटेगा। देखो विदलन सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए, क्योंकि ये सब उबड़ खाबड़ अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन हमें वो समतल बनाना होता है, तो क्या समतल बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, इसको हम विदलन कहते हैं। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर ये टूट सकते हैं। आप इनको तोड़ोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लेन टूटेंगे। विभंजन यानी फ्रैक्चर, उनमें टूटना। कहता अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं, विदलन यानी प्लेन सरफेस नहीं, बल्कि अनियमित रूप से टूटता है, उसकी कोई जरूरी नहीं, फिर बाद में उसको घिस वगैरह घिस घा के उसको प्लेन कर दिया जाता है। चमक, चमक होती है उनमें। कहता रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक, मेटेलिक हो सकती है, रेशमी हो सकती है, ग्लोसी हो सकती है। रंग, कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना के निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सपोराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं, जो जिनमें मिलावट पाई जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अशुद्धियों के कारण क्वार्ट्ज का रंग सफ़ेद, हरा, लाल या पीला हो सकता है। धारियाँ, कई बार आपने देखेंगे पत्थर उनमें धारियाँ होती हैं, उसी की बात कर रहा है। कहता किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का भी हो सकता है, जब उसको हम पाउडर बना लेते हैं। मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती हैं। आपने पत्थर देखे होंगे ऐसे। पारदर्शिता यानी खनिज कितने पारदर्शी होते हैं, किस तरह के होते हैं। कहते जो पारदर्शी खनिज होते हैं इनमें क्या होता है, प्रकाश किरणें आर पार जाती हैं और वस्तु सीधी देखी जा सकती है। एक होता पारभासी, प्रकाश किरणें आर पार जाती हैं लेकिन उनके विसरित हो जाने के कारण वस्तु नहीं देखी जा सकती। एक होता अपारदर्शी, प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार इसमें नहीं जा सकती। तो 3 प्रकार की पारदर्शिता पाई जाती है इसमें। संरचना यानी बनावट, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन, मध्यम अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतुयुक्त, पृथक करने योग्य, अपसारी और विकरणकारी, ये इनकी संरचनाएं होती हैं। कठोरता यानी कितने हार्ड होते हैं वो। कहता सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना, 10 चुने गए खनिजों में 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज हैं टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्ड्सपर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में नाखून 2.5 है तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है, जिससे हम इनको मापेंगे तोड़ने के लिए, कठोरता मापेंगे जिनसे हम इनकी। आपेक्षिक भार, ये सब भौतिक गुणधर्मों के आधार पर की जा रही है, जो इनकी विवेचना की जा रही है। दी गई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात, ठीक है, आपेक्षिक भार ये होता है जो भी वस्तु दी गई उसका भार और उसके बराबर आयतन के पानी का भार। हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दे देना, इसको हम आपेक्षिक भार बोलते हैं। इसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये भी सब खनिज पाए जाते हैं। कोयला ठोस अवस्था में, पेट्रोलियम तरल अवस्था में और गैस तो गैस अवस्था में होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जो खनिज है हमारे पास, ये सोना चांदी, हमेशा ठोस रूप में ही पाए जाएंगे। आइए अब इनका वर्गीकरण करते हैं। धात्विक खनिज जो धातु के रूप में पाए जाते हैं, इनमें धातु मुख्य तत्व होते हैं। इनको 3 प्रकार से हम विभाजित किया जा सकते हैं। जैसे बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु में क्या क्या आ जाएगा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। लोह धातु, लोहा एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाए जाने वाली अन्य धातु, उनको लोह धातु बोला जाता है। ये हमने यहाँ पर फोटो लगा रखी है आप ताकि समझ सको। सोना तो सबने देख रखा है, ये सोना है इधर, और ये चांदी है राइट साइड में। फिर नीचे ये प्लेटिनम आ गया, इधर ये तांबा आ गया, ये इधर ये सीसा है, ये क्या है आपके पास, ये जिंक है ना, और जिंक के बाद ये टिन है और ये एल्यूमिनियम है। तो 2 थे। और तीसरी होती है एलोहिक धातु, इसमें तांबा, सीसा, ठीक है, तांबा, सीसा, जिंक,
टिन, एल्युमिनियम आदि धातु आते हैं। इनमें ऊपर हमने चित्र आपको दे दिए हैं, तो आप देखकर पहचान सकते हो कौन सी धातु कैसी दिखती है। इसके बाद आता अधात्विक। अधात्विक क्या था? इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये गंधक है, इधर ये फास्फेट है और नीचे ये नाइट्रेट है। तो ये तीनों हमने आपको दिखा दिए इधर। और सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। सीमेंट तो आप जानते ही हो, सबने देखा, मकान बनाने में काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शैलें। अब देखो शैलें क्या होती हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है वो शैलों से बनी हुई, शैलों का मतलब चट्टानों से बनी हुई है। शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मिलने पर होता है। शैलें कठोर, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं। जैसे ग्रेनाइट कठोर होता है और शैल खड़ी नरम होती है। ये हमारा ग्रेनाइट है ऊपर इधर, और ये राइट साइड में आपकी शैल खड़ी है, ये नरम होती है थोड़ी सी। ग्रेनाइट आपने देखा होगा, जो किचन में स्लैब बनी होती है पत्थर, इसी पत्थर की बनी होती है। कलर इनका अलग अलग हो सकता है। गैब्रो काला और क्वार्ट्ज दूधिया सफ़ेद हो सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहे हैं ऊपर। ये लेफ्ट साइड में गैब्रो है, ये काला रंग का है, और सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है आपको ये क्वार्ट्ज है, क्वार्टजाइट बोलते हैं इसको हम। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, ठीक है। इनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता कि ये वाला खनिज इतना होगा, ये वाला खनिज इतना होगा, वो प्राकृतिक है, कितना भी हो सकता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले जो खनिज हैं वो फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज हैं। फेल्ड्सपर आपको ये हल्का सा रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, और क्वार्ट्ज जो है ये दूधिया सफ़ेद होता है। इधर आपको दोनों चित्र दिखाई दे रहे हैं ऊपर। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं, जिनको उनकी निर्माण पद्धति यानी उनकी बनने की प्रक्रिया के आधार पर 3 समूह में विभाजित किया जा सकता है। जैसे आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत, यानी मैग्मा और लावा से बनती हैं ये। फिर अवसादी शैल, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी अभी। अवसादी शैल ये बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। फिर कायांतरित शैल हैं, उपस्थित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। आइए इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। आग्नेय शैल सबसे पहले। आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा पाया जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है एवं लावा बाहर आता है, इससे होता है। इसलिए इसको हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। बाकी जो अवसादी शैल है और कायांतरित शैल है वो इन्हीं आग्नेय शैलों का एक रूपांतरित रूप है, इन्हीं से वो बनती हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत, ठीक है, यानी इकट्ठा हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इग्नेस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। मैग्मा के ठंडा होने में ठोस होने की प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह दोनों पर कहीं भी हो सकती है, यानी पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर कहीं भी हो सकती है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है, जब ये बाहर निकल जाता है तो लावा हो जाता है, तो ये फिर धरातल पर आकर ठंडा होता है। आग्नेय शैलों की बनावट के कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। जो आग्नेय शैलों की जो बनावट है, उनमें कण किस प्रकार के हैं, उन कणों की व्यवस्था क्या है, उनकी पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है, उस सब पर वो निर्भर करती है उसकी बनावट। कहता है यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं, गहराई में जाकर ठंडे होते हैं, तो खनिज के कारण पर्याप्त वे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। और जो सतह पर हुई अचानक शीतलता के कारण छोटे व चिकने कण बनते हैं, यानी जो गहराई में होते हैं वे कण ज़्यादा बड़े होते हैं आग्नेय शैलों में, और जो सतह पर होते हैं वो छोटे होते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने के कारण, ठीक है, अगर शीतलता की मध्यम परिस्थितियां हो, आग्नेय शैल को बनाने वाले मध्यम आकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अब ये होती कैसे कैसी हैं आग्नेय शैल। कहता ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्माटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया तथा टफ आग्नेय शैलों के ये उदाहरण है। ग्रेनाइट और गैब्रो मैंने आपको ऊपर दिखा दिए। अब पैग्माटाइट कैसा होता है, इसको हम धसी हुई चट्टान भी बोलते हैं। देखो ये इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, चट्टान के अंदर एक अलग पत्थर सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा पैग्माटाइट है। इधर ये बेसाल्ट है, ये इधर ये लेफ्ट साइड में क्या आ गया, ये ब्रेशिया आ गया, और ये लाल सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये टफ शैल हैं। तो ये सब हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं। देखो कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट और गैब्रो तो हमने ऊपर देख ही लिया था। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अवसादी शैल। पहली शैल थी आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी शैल। अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द
सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। सेडिमेंट मीन्स व्यवस्थित होना। कोई भी चीज़ अगर व्यवस्थित तरीके से रखी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसमें वही है। अवसादी सेल सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों के जमने और व्यवस्थित होने से बनती है, जबकि आग्नेय सेलों में ऐसी कोई व्यवस्था की कोई ज़्यादा महत्व नहीं होते। तो जब व्यवस्थित हो जाती है तो वो अवसादी सेल बन जाती है। अब देखो ये कैसे बनते हैं। अवसादी सेलों के निर्माण के 3 चरण होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। सेलों का विखंडन, आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानें वायु, जल, बर्फ, लहर आदि जैसे भू आकृतिक कारकों द्वारा विभिन्न आकार के टुकड़ों में टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। यानी कोई सी भी चट्टान हो उस सब में विखंडन तो होता ही है। टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण। विखंडित भाग जो है, जो विखंडित हो गए, विखंडित भाग को विभिन्न भू आकृतिक एजेंटों जैसे पानी, वायु, हिमनद, लहर आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और उनको जमा कर लिया जाता है। इसी को हम निक्षेपण कहते हैं। फिर इसके बाद होता है स्लीभवन या लिथिफिकेशन। संघनन के माध्यम से निक्षेपण के द्वारा इकट्ठित टुकड़े चट्टानों में बदल जाते हैं, धीरे धीरे वापस में जुड़ते चले जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन या स्लीभवन कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू जरूर बन सकता है इसमें। आगे है अवसादी चट्टान बनने की विधि। गठन के इनके 3 तरीके हैं, एक यांत्रिक रूप से, कार्बनिक रूप से और रासायनिक रूप से। तो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल कौन सी है? यांत्रिक रूप से अपक्षय या भौतिक कारकों के कारण, आप भौतिक कारकों ध्यान रखो, भौतिक कारकों के कारण विखंडित टुकड़े संघनन से यांत्रिक रूप से अवसादी सेल बनते हैं। निम्नलिखित यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेलों के कुल उदाहरण है। अब ये क्या, जैसे बालू पत्थर है, इधर ये बालू पत्थर है, ये चूना पत्थर है, और ये क्या है, ये लेस है। ठीक है, कुछ हमने ये अवसादी सेलों के आपको उदाहरण दे दिए हैं। कार्बनिक रूप से जो बनते हैं, तो विखंडित सेलों के टुकड़ों के साथ कार्बनिक पदार्थों के संघनन से बनता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ से निर्मित अवसादी सेलों का उदाहरण है, जैसे आपको खड़िया, चूना पत्थर ऊपर देख लिया, कोयला सब जानते ही हैं, तो ये खड़िया का हमने फोटो यहाँ पर दिखा दिया। ये सब हमारे कार्बनिक हैं। अब रासायनिक रूप से जो बनते हैं, चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण बनने वाली अवसादी चट्टानें निम्नलिखित हैं, जैसे सुरंग पत्थर हो गया। सुरंग पत्थर कौन सा, ये है, ये पोटास है हमारा। इसके अलावा चूना पत्थर ऊपर देख ही लिया, और हेलियट भी कोई एक पत्थर होता है, उसकी फ़ोटो मेरे को नहीं दिख पाई तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। पोटास को हम खाद के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये हमारी अवसादी सेलें हो गई। अब आ गया कायांतरित सेल। वे सेल जो मूल रूप से आग्नेय, क्या है, वे सेल जो मूल रूप से आग्नेय अथवा अवसादी थी। ये मूल रूप से जो थी आग्नेय या अवसादी होती हैं, परंतु जिनके रूप और गुण परिवर्तित हो गए। जब इनके रूप, कौन से, आग्नेय सेलों के, अवसादी सेलों के जब रूप और गुण परिवर्तित हो जाते हैं तो उनको हम कायांतरित या रूपांतरित सेल कहते हैं। इनका दूसरा नाम रूपांतरित सेल है। ये परिवर्तन ऊष्मा के कारण हो सकता है और दाब के कारण भी हो सकता है। ऊष्मा से खनिजों में क्या होता है, पुनः क्रिस्टलन होता है, यानी जो अणु है उनके वो पुनः अपनी जगह बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं अपनी, तथा दाब से सेल संरचना बदल जाती है। ये सेल आग्नेय और अवसादी सेलों से इतने भिन्न होते हैं कि व्यवहारिक रूप से इनका उद्गम निर्धारित करना असंभव हो जाता है। ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए हम इसको आग्नेय भी नहीं कह सकते, अवसादी भी नहीं कह सकते, और ये अवसादी से बनी है या आग्नेय से बनी है ये भी पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन सेलों को कायांतरित सेल कहते हैं, कायांतरित अथवा रूपांतरित सेल भी इनको कहते हैं। बिना रासायनिक परिवर्तन के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन ना हो फिर भी वो टूट जाएं, पिस जाएं, वास्तविक तरीके से यांत्रिक व्यवधान और उनका पुनः संगठन हो जाना, उसको हम गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलन होता है, ऊष्मा के कारण यानी ताप के कारण। उसमें कायांतरण 2 प्रकार के होते हैं ऊष्मा के कारण जो होते हैं। एक तो होता है कांटेक्ट या संपर्क मेटाफॉर्मिक, चट्टानों के अंदर मैग्मा से संपर्क में आने से बदलाव होता है। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक बदलाव चट्टान की बाहरी सतह का होता है, क्योंकि बाहरी सतह ही सबसे ज़्यादा संपर्क में आती है, और सबसे कम सबसे भीतरी सतह को, क्योंकि बाहरी सतह पूरी तरह से मैग्मा के संपर्क में होती है और मैग्मा काफ़ी गर्म होता है, आप जानते ही हो।
और अंदर वाली सतह का संपर्क सबसे कम होता है। उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ये होती है कॉन्टैक्ट मेटाफॉर्मिक। एक होती है क्षेत्रीय या प्रादेशिक मेटाफॉर्मिक। इसके अंतर्गत चट्टानों में बदलाव दाब और तापमान की वजह से होता है। उसमें तो खाली ऊष्मा के कारण होना नहीं, तापमान के कारण होना, इसमें दाब और तापमान दोनों के कारण। और इस दाब की उत्पत्ति किसी चट्टान का बहुत भारी चट्टान के नीचे होने से होता है। कई बार एक चट्टान के ऊपर बहुत भारी चट्टान होती है तो दाब उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो ऊपर वाली जो चट्टान का भार नीचे वाली चट्टान पर पड़ता है, इसी वजह से उच्च दाब उत्पन्न होता है। और उच्च दाब से भी सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण और जब पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो उनको रूप बदल जाता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वह हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देने लगते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेडिंग कहते हैं, जो ये ऊपर संरचना हो रही है बेंडिंग कहते हैं, तथा बेंडिंग प्रदर्शित करने वाले सेलों को बेंडेड सेलें कहते हैं। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। कायांतरित सेल दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है। नंबर 1 पत्रित सेल और एक अपत्रित सेल। कायांतरित सेलों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ग्रेनाइट, साइनाइट, और यहाँ पर हैं स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्ट्ज आदि। क्वार्ट्ज वगैरह तो आपने देख रखे हैं, देखो ये स्लेट है, इधर ये सिस्ट है हमारे पास, और नीचे ये संगमरमर भी सबने देखा हुआ है। ये हमारे कायांतरित यानी रूपांतरित सेल हैं। ये मूल अवस्था नहीं होती, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म होकर बनते हैं। तो ये हमारे तीनों प्रकार की चट्टान हमने पढ़ ली। अब लास्ट टॉपिक है इसका शैली चक्र। ठीक है, शैली चक्र क्या होता है, या शैली चक्र कह लो या चट्टान चक्र कह लो। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रह पाती, यानी जिस रूप में वो हैं ऐसा नहीं है कि वो उसी रूप में हमेशा रहेंगी, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होती रहती है धीरे धीरे, जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नया रूप लेती रहती हैं। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अवसादी एवं कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों से ही निर्मित होती है। तो मेन क्या है हमारे पास, आग्नेय शैलें। आग्नेय शैलों से ही अवसादी बनती हैं और इन दोनों से फिर बाद में कायांतरित शैल बनती है। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैल का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा यह अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। आगे बोलता है कि आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी शैलें प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, पृथ्वी में नीचे की ओर जा सकती हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये जो चट्टानें हैं ये नीचे चली जाती हैं और वहाँ तापमान ज़्यादा होता है पृथ्वी के अंदर, आपको पता ही है। फिर ये वहाँ जाके पिघल जाती हैं और फिर दोबारा से ये मैग्मा बन जाती हैं, और मैग्मा बनने के बाद फिर दोबारा ये चट्टानें बनती हैं, जो आग्नेय शैलों का मूल स्रोत है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये चेंज होती रहती हैं। ये हमें देखो कायांतरित शैल है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल ये गल गई, गल के बाद ये मैग्मा बन गई, फिर मैग्मा के बाद दोबारा ये आग्नेय शैल बन गई। आग्नेय शैलों में अपक्षय और अपर्दन हुआ इधर जाके ये, और फिर से ये शिली भवन बना, और शिली भवन से ही अवसादी शैल, और अवसादी शैल से फिर ये कायांतरित शैल। तो आग्नेय शैल से डायरेक्ट कायांतरित शैल भी बन जाती हैं, आग्नेय शैल भी डायरेक्ट गल जाती हैं। ठीक है, कायांतरित सेल्स का अपक्षय और अपर्दन भी होता है, अवसादी सेलों का भी अपक्षय और अपर्दन होता है, और हो सकता है अवसादी सेल डायरेक्ट हमारी गल जाएं। तो ये एक सेल चक्र है जो हमारा चलता रहता है, यानी चट्टानें एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। मैग्मा से चट्टानें बनती हैं, फिर उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वही पिघल कर दोबारा मैग्मा बन जाते हैं। तो ये चक्र हमारा चलता रहता है। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा चैप्टर खनिज एवं सेल हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको और अच्छी प्रकार से समझने के लिए इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। आपको ये सारा मैटर मैं PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।